अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया हुआ है और हम उसके 3.7 आर्टिकल के ऊपर पहुंच गए हुए हैं, जिसमें आपने मोमेंटम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में आपने पढ़ा। फिर उससे आगे आपने इम्पल्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा आर्टिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। आपका 3.7 आर्टिकल में ही आता है ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो याद रखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन है। चलते हैं डेफिनेशन लिख लेते हैं इधर। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is remain isolated system remains constant। तो ये उसकी डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब ये देखें इसमें आपने करना क्या है। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, वो क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन। कि यानी मोमेंटम कोलिजन से पहले जो आपका मोमेंटम है वो और कोलिजन के बाद जो आपका मोमेंटम होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये दो डेफिनेशंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसकी डिटेल हम डेरिवेशन करते हैं कि किस तरह आपका कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है, वो इक्वल रहता है। तो ये हम पढ़ते हैं। चलें जी डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाते हैं। आपने इसमें क्या करना है, आपने टू बॉडीज़ लेनी है। टू बॉडीज़ उसका मैस क्या है m1 एंड m2। अब उनकी क्या है, बॉडीज़ आपकी स्मूथ हैं और उसने स्मूथ वे में स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है बॉडीज़ ने। और बॉडीज़ आपकी हार्ड और स्मूथ हैं, हार्ड और स्मूथ बॉडीज़ हैं जिन्होंने इंटरेक्ट करना है m1 और m2। और m1 और m2 जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव करती हैं वो वेलोसिटीज़ हैं v1 एंड v2। और आपकी v1 वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन एज़ कंपेयर टू v2। v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो ये हमने टू बॉडीज़ ली, वो देख लेते हैं कैसे। ये हैं आपकी बॉडीज़, ये आपकी m1 है, ये आपकी m2 है। ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये है अभी बिफोर कोलिजन। इधर इनकी कोलिजन होती है m1 एंड m2 की, और उस कोलिजन के बाद ये m2 m1, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। अब ये देखें कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ हो जाती हैं v1 डैश एंड v2 डैश, और आपका v1 इज़ ग्रेटर देन v2 है। अब ये काम हो रहा है आपका, ये काम ये है आपका बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। अब ये देखें जब ये कोलाइड करते हैं आपस में तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कितनी है, एक फोर्स होगी आपकी F
जो इस डायरेक्शन में लगेगी, और एक फोर्स है आपकी एफ डैश, ये फोर्स जो इस साइड पे लगेगी आपकी। तो ये वो फोर्सेस हैं। अब आगे हम इनके मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। अगर हम इनके मोमेंटम इधर ही लिखें, m1 का जो बिफोर कुलिंग मोमेंटम होगा उसको मैं m1 v1 कह सकता हूँ। इसका जो कुलिंग मोमेंटम होगा उसको मैं m2 v2 कह सकता हूँ। इसके मोमेंटम को आफ्टर कुलियन m1 का मोमेंटम वो हो जाएगा m1 v1 डैश, और इसका m2 v2 डैश, ये है मोमेंटम। अब हम डिटेल टॉपिक करते हैं इस डायग्राम को लेके और सारी डेरिवेशन करेंगे। वो देखें आप, मैं सबसे पहले लेता हूँ, अब मैंने लिया फॉर मैस m1, फॉर मैस m1 के लिए करने लगा हूँ, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा वो देखें। इनिशियल मोमेंटम उसको मैं पी आई कहूँगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, वो हो जाएगा आपका m1 v1, और फाइनल मोमेंटम उसका क्या होगा, पी एफ, फाइनल मोमेंटम वो हो जाएगा m1 v1 डैश, ये आ जाएगा। और आपने जो इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था इम्पल्स का, उसके अकॉर्डिंगली हम अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो आपने पढ़ा हुआ है इम्पल्स क्या है, बेसिकली आपका चेंज इन मोमेंटम है। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी लिखते हैं, वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये आ जाएगा इसकी जगह m1 v1 डैश, ये फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 v1, और ये किसके इक्वल है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो इम्पल्स की इक्वल होता है, और इम्पल्स आप f क्रॉस t भी कहते हैं। तो फोर्स इनटू टाइम जो कुलियन लगती है m1 के ऊपर है वो है फोर्स f1 f डैश, और टाइम साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी जो आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी। तो ये आ गई, ये किसके लिए आई, मैस 1 के लिए। अब हम करते हैं फॉर मैस m2 के लिए करते हैं आप यही काम। तो उसका फाइनल इनिशियल मोमेंटम होगा पी आई, वो हो जाएगा m2 v2, और फाइनल मोमेंटम पी एफ हो जाएगा, वो होगा m2 v2 डैश, ये आ गया आपका। अब अगेन आप वही इक्वेशन लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा m2 v2 डैश माइनस m2 v2, और ये चेंज इन मोमेंटम है जो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू टाइम, और जो फोर्स इसके ऊपर लगती है वो f, ये आपकी फोर्स m2 के ऊपर जो फोर्स लगती है वो f है। और इसी तरह आप इधर लिख लेंगे फिर f क्रॉस t इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका। इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करना है। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो करते हैं आगे। एडिंग 1 एंड 2, आपने 1 और 2 को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा f डैश क्रॉस t प्लस f क्रॉस t, लेफ्ट हैंड साइड कर दी। अब ये राइट हैंड साइड ऐड करें, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस इसमें ये m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ये आ गया आपका। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका, ये कॉमन आ रहा है, t कॉमन आएगा, अंदर रहेगा आपका f डैश प्लस f इज़ इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1, इकट्ठा लिख लेते हैं इसको, m2 v2 डैश माइनस m2
v2, ये आ गया आपका। अब ये देखें यहाँ से आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं आपको? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन रिएक्शन। तो जो फोर्स एफ डैश लगा रहा है, जो फोर्स एफ डैश लग रही है वो एफ की इक्वल होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका एफ है वो एफ डैश के इक्वल है लेकिन वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये है अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। अब आप क्या करेंगे? आप f की जगह माइनस एफ डैश पुट करेंगे। तो जब आप ये f की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये देखें आपका आगे क्या आ जाएगा? f डैश तो वैसे के वैसे f की जगह माइनस एफ डैश पुट करें इंटू टी इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2, ये आ गया आपका। अब ये देखें ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इधर आपका क्या आंसर आ जाएगा? ज़ीरो। यहाँ आपका आंसर आएगा ज़ीरो, और जब ज़ीरो इंटू टी होगा तो वो भी ज़ीरो आएगा। तो m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2, ये आ गया आपका। अब आप ये देखें यहाँ से ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों को उस साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। m1v1 प्लस m2v2, ये इधर रह जाएगी m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ये इधर रह गया। अब ये जो आपका रिलेशन आया यहाँ से फिर आप इस लॉ को डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप ये देखें इधर आएँ तो ये देखें यहाँ आपका ये है बिफोर कुलियन m1 और m2 का मोमेंटम। अगर इनका मैं कंबाइंड मोमेंटम यहाँ लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये मोमेंटम प्लस ये मोमेंटम मींस m1v1 प्लस m2v2, ये वो मोमेंटम है जो आपका बिफोर कुलियन है। और अगर आप मैं ऐड करूँ आफ्टर कुलियन ये मोमेंटम और ये मोमेंटम आपका m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ये है मोमेंटम आपका आफ्टर कुलियन के बाद। तो यहाँ देखें वही आपका प्रूफ हुआ। यहाँ ये देखें आपका m1v1 प्लस m2v2 ये वो मोमेंटम है जो बिफोर कुलियन है। वो किसकी इक्वल आया? इज़ इक्वल टू m1v1 डैश m2v2 डैश, ये वो मोमेंटम है जो आफ्टर कुलियन है। तो यहाँ से फिर आप इस लॉ को डिफ़ाइन करते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज़ before collision of an isolated system before collision is equal to total momentum of the body after collision। तो यहाँ आप इसको रिलेशन को लिख लेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज ऐसे, ये इधर लिख लेंगे आप बिफोर कुलियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज, इधर आ जाएगा आपका आफ्टर कुलियन। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आपने कर लिया। अब इनकी एग्जांपल, लास्ट पॉइंट है आपका एग्जांपल्स। आप एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं इसकी? तो एग्जांपल्स आ जाएंगी इसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि आपका जो रॉकेट की मोशन है, रॉकेट मोशन, वो इसकी एग्जांपल होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। उसके बाद आप 9th क्लास में एक एग्जांपल पढ़ के आए हैं, गन एंड बुलेट। तो वो भी एक एग्जांपल है इसकी। तो फिर थर्ड है आपकी वॉकिंग ऑन रोड। ये भी इस तीनों इसकी एग्जांपल हो जाएंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की।